ओके, ये हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। कल हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नोट किया था, उसी में आगे कंटिन्यूस लिखे फर्स्ट पॉइंट डाले, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो पार्टिकल मूव करेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट करके बिल्कुल एक्स एक्सिस पर होगा या वाई एक्सिस पर होगा। जैसे हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया, हो सकता है कि प्लस एक्स को हो, माइनस एक्स को हो, ये भी हो सकता है कि स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हो रही हो है। ओरिजिन से अगर राइट को जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो कंटिन्यूस आगे जाएगा। अगर मान लीजिए आपका स्पीड डिक्रीज हो रही है तो फिर धीरे धीरे पार्टिकल स्टॉप करेगा और फिर वापस आने लगेगा। तो इधर जब आएगा तो नेगेटिव एक्स को चलने लगेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना। हम प्लस और माइनस जो है वो यूजुअली क्या करते हैं, इधर को प्लस एक्स और इधर माइनस एक्स लेते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी के केस में ध्यान रखना कि जैसे कोई भी पार्टिकल अगर ड्रॉप करते हैं तो डाउनवर्ड जैसे आपने पॉजिटिव ले लिया तो अपवर्ड नेगेटिव। कभी ये भी पॉसिबल हो सकता है कि डाउनवर्ड को हम नेगेटिव ले लें और अपवर्ड को पॉजिटिव ले लें। आप वैसे प्लस और माइनस को चूज करने के लिए आप फ्री हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यूजुअली आप क्या करते हैं, इधर प्लस लेते हैं और अगर उधर जा रहा है तो माइनस लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखा इन स्ट्रेट लाइन मोशन इफ पार्टिकल इज गोइंग कंटिन्यूअसली, इन स्ट्रेट लाइन मोशन इफ पार्टिकल इज going continuously plus x axis distance and displacement are equal, distance and displacement are equal, we find such types of curve, we find such types of curve हाँ, यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि जो वेलोसिटी होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है, वो आगे भी वेलोसिटी में लिखेंगे, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, स्लोप आपको मालूम है, यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने दोनों बना लिए। अगर पार्टिकल कंटिन्यूस आगे को जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर मान लीजिए प्लस एक्स एक्सिस को कंटिन्यूस जा रहा है तो जो क्वांटिटी जितनी डिस्टेंस होगी वही क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट की होगी, ठीक है ना। तो एक बात और है, अगर कंटिन्यूस आगे की तरफ जाएगा तो या तो स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना बात। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड या स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है ना। तो अगर ये वाला ग्राफ हम बनाते हैं तो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट देखो कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, इसमें स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ स्लोप कितना है, 0। जब इस टाइप का, वो आपने मैथमेटिक्स वाला पोर्शन नहीं पढ़ा अभी है, ये स्लोप यहाँ पर इतना है, इस पॉइंट पर स्लोप डालेंगे तो ये आएगा। अगर ये θ2 है, ये θ1 है तो θ2 ग्रेटर देन थीटा, इसका मतलब है कि इसमें स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो स्लोप यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्पीड, यहाँ से देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हैं ना बात, ठीक से देखें यहाँ पर, क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम होगा, स्पीड लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। वैसे अगर कंटिन्यूअस आगे को जाएगा तो जो वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड स्पीड शो करेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा ना, कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन को जा रहा है। ये समझ में आ रही ना बात। ये वाला ग्राफ ध्यान दें, स्पीड डिक्रीज होगी
इसका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ ध्यान रखें, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और इस टाइप का अगर कर्व बनता है तो यहाँ पर जो टेंजेंट आप डालेंगे और यहाँ पर टेंजेंट डालेंगे, इसका एंगल यहाँ पर कम होगा, θ2 लेस देन θ1 होगा, ठीक है ना। तो इसमें स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगी, इसमें स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड डिक्रीज होने का मतलब जैसे यहाँ पर 100 है, फिर 90 है, फिर 80 है, फिर 70 है, धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा कब होगा, जब आप इस डायरेक्शन को फोर्स लगाएंगे, समझ गए ना। जा रहा पार्टिकल आगे है लेकिन फोर्स लग रहा है -x को, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन -x होगा, वो हम निगेटिव एक्सीलरेशन लेंगे आगे, नोट करेंगे एक्सीलरेशन में से, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ जो है शो कर रहा है कि स्पीड डिक्रीज हो रही, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी क्योंकि कंटिन्यूअस जा रहा है प्लस x एक्सिस को। आ रही बात समझ में, यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही, यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसी में बना लें फटाफट डायग्राम और यहीं पर नोट कर दें स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज। स्पीड डिक्रीजेज, इसमें स्पीड कांस्टेंट, इसमें स्पीड इंक्रीजेज। जल्दी बनाना फटाफट डायग्राम। काइनेमेटिक्स में माइन्यूट पॉइंट बहुत हैं छोटे छोटे, वो धीरे धीरे क्लियर होते हैं। बना लिया, ये तो वहीं पर समझ जाएंगे, ये हम हटा रहे हैं स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज, उसी में बना हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्लोप का ध्यान रखें कि कर्व क्या दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान दें कि ये जो कर्व है ये वाला जिसमें स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल रिटर्न हो जाए, हो जाएगा ना, क्योंकि स्पीड कम होगी, रुकेगा। अगर आप देखो कोई व्हीकल है जैसे स्कूटर है, कार है, उसमें अगर ब्रेक लगा दें तो उसमें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग नहीं रहा है, तो क्या होगा कि वो तो पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा बॉडी। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूस मान लीजिए +x को जा रहा है और आपने अगर फोर्स इधर लगा दिया पार्टिकल पर, तो रुकने के बाद क्या होगा, रिटर्न होने लगेगा, ठीक है ना बात। तो जब रिटर्न होने लगेगा ये, तो इसमें केवल ये ग्राफ शो करता है रिटर्निंग को बस, क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट है, कंटिन्यूस आगे जाएगा। इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है, रिटर्निंग का यहाँ क्वेश्चन एराइज नहीं होता है इस ग्राफ में, समझ गए ना। इसमें होगा, तो जब रिटर्निंग होगा तो ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस ये हो जाएगा, स्पीड का अलग हो और वेलोसिटी का अलग, यानी डिस्टेंस वर्सेस टाइम। यहाँ पर हम बना ले रहे, ये डिस्टेंस और ये, अभी हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो ग्राफ ऐसे है, ये डिक्रीज हुआ, पार्टिकल फिर स्टॉप करेगा, यहाँ पर अब y नहीं है, ध्यान रखना है, यहाँ पर टाइम है, इस जगह पर x भी हटा रहा है, और फिर रिटर्निंग होने के बाद वापस आ जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, स्पीड 0 हो गई, मैग्नीट्यूड 0 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप कितना है, 0। जब भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0। यहाँ पर स्पीड पॉजिटिव है, फिर धीरे 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 डिक्रीज हुई और यहाँ पर स्पीड निगेटिव हो गई। यहाँ इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना कि अगर मान लो पार्टिकल इस पॉइंट पर है और अगर राइट को जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर रिटर्निंग है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, समझ गए। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनमें कोऑर्डिनेट एक्सिस को नहीं देखते हैं। अगर पार्टिकल यहाँ है पोजीशन पॉजिटिव है, पार्टिकल अगर इस जगह पर है तो पोजीशन नेगेटिव है, लेकिन अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। आ रही बात समझ में। अगर पार्टिकल इस पॉइंट पर है और इधर आ रहा है नेगेटिव x एक्सिस को, तो वेलोसिटी
नेगेटिव होगी। यहाँ पर अगर इधर जा रहा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव होगी। आ रही बात समझ में? इस पॉइंट पर भी भले पार्टिकल यहाँ प्लस एक्सिस पर है, लेकिन अगर वो इधर जा रहा है तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आएगा। समझ गए ना बात? तो यहाँ पर ध्यान दें, इस पॉइंट पर जैसे कोई पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा प्लस एक्स एक्सिस को, आपने फोर्स लगा दिया इधर, धीरे 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 स्पीड कम हुई, रुक गया। जब रुका तो इस पॉइंट पर है, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद रिटर्निंग हो रहा है, जब रिटर्निंग हो रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। समझ गए ना? तब ग्राफ यहाँ पर आएगा। ठीक, ये क्योंकि ये स्लोप शो करता है। अगर ये ग्राफ इस एक्सिस के नीचे जाता है तो इसका क्या मतलब होगा? डिस्प्लेसमेंट ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब कहाँ पहुंच गए हम? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और इसके बाद नेगेटिव पर आ गए। बात आ रही समझ में? इस ग्राफ के नीचे का पोर्शन शो करेगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। दूसरी बात, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी ओरिजिन से, तब वेलोसिटी कैसी थी? पॉजिटिव। इस पॉइंट पर आकर नेगेटिव है, खाली मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो चुका है। जैसे यहाँ मान लो स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, आपने फोर्स लगा दिया बैकवर्ड डायरेक्शन में, धीरे 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 स्पीड कम होगी, कम होने पर यहाँ स्पीड 0, फिर वापस आया, फिर जब ओरिजिन पर आया तो स्पीड वेलोसिटी नेगेटिव, स्पीड 100 ही रहेगी। आ रही बात समझ में? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है अभी इसमें, ठीक है ना? तो ये समझ गए होंगे ना बात। फिर यहाँ पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट, अगर ग्राफ नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, लेकिन ये ग्राफ हमने बनाया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अगर हम, क्योंकि आपने जो पहला पॉइंट डाला है उसमें लिखा है ऊपर पार्टिकल कंटिन्यूअसली कहाँ जा रहा है? प्लस एक्स एक्सिस को लिखा है ना, स्ट्रेट लाइन में है, प्लस एक्स एक्सिस को है। तो अगर हमने, आप बता सकते हैं, अगर हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम रिटर्निंग का प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पर आपने ऊपर जो ग्राफ बना रहे हैं उसमें लिख देना, इफ पार्टिकल रिटर्न देन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज, चाहे उसी पॉइंट में चाहे सेकेंड पॉइंट डाल दें, इफ पार्टिकल रिटर्न देन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज, इफ पार्टिकल रिटर्न then displacement decreases but distance always increases, but distance always increases। डिस्टेंस तो हमेशा ही बढ़ेगी, कल आपने देखा था काउंट करके, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है? इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव ही थी, इधर को जा रहा पार्टिकल, ठीक है? देखो, जो हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व होगा, हाँ, जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व होगा, जब तक पार्टिकल फॉरवर्ड जाएगा किधर? प्लस एक्सिस को, ठीक है, तब तक ये दोनों कर्व सेम होंगे, क्योंकि इसका भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस में ये है कि इसका जो टेंजेंट होगा वो वेलोसिटी दे देगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में अगर टेंजेंट डालोगे तो क्या देगा? स्पीड दे देगा, वेलोसिटी नहीं देगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जब तक फॉरवर्ड जाएगा, रुकेगा नहीं, यानी कि वेलोसिटी 0, स्पीड 0, तब तक ग्राफ ऐसा ही बनेगा। लेकिन उसके बाद जब वापस आया तो स्पीड तो हमेशा इंक्रीज होगी, सॉरी डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगी, उसके बाद स्पीड बढ़ने लगेगी। आ रही बात समझ में? वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है? अगर मान लो, समझ रहे ना इस बात को? तो जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व है, ये इसको यहाँ करने के बाद फिर ऐसे हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है? 0 है, लेकिन यहाँ पर स्पीड फिर पॉजिटिव, फिर स्पीड मतलब इंक्रीज हो गई, क्योंकि स्पीड में तो प्लस माइनस का कुछ है नहीं, स्पीड तो हमेशा मैग्नीट्यूड देगा केवल आपको। आ रही ना बात समझ में? तो यहाँ रिटर्निंग होगी वेक्टर क्वांटिटी में, लेकिन जब डिस्टेंस होगा तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। समझ गए होंगे बात को? ये केवल
स्ट्रेट लाइन मोशन है, सिंपल। बस दोनों ग्राफ बना लें, आप समझ जाएंगे। हमने ऊपर आप नोट तो करा ही दिया है कि पॉइंट नोट करा दिया था कि पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज होगा बट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज, बट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। बना लें, बता देना हमको। बना लिया? ये जो आप पढ़ रहे थे अभी, ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का था। स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा था तब ग्राफ बनाया, ठीक। ये भी हो सकता है कि जैसे कोई मान लो प्लेन है आपका, ये प्लेन है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जाने का मतलब सीधे जा रहा है, ऐसे जाएगा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। ये भी हो सकता है कि ऐसे सीधे जाए, आप ओरिजिन यहीं पर लगा दें, एक्स एक्सिस इसको बना लें। ग्रेविटी में हो सकता है स्ट्रेट लाइन में, ग्रेविटी में पार्टिकल को ड्रॉप कर दें, स्ट्रेट लाइन मोशन है, प्रोजेक्ट कर दें ऊपर की तरफ तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ना। लेकिन अगर कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, प्लेन में मूव करने का मतलब कि जैसे कर्व में ऐसे जा रहा है, तो वो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। उसमें हम क्या करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम कोई भी जर्नी ले लें, मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ए बी, दोनों कर्व में बहुत फर्क है, ध्यान रखना। ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है, ये पार्टिकल का पाथ है। जैसे आपने यहाँ बोलते हैं कि जैसे किसी पार्टिकल को देखो ऐसे फेंक दिया तो ये बना ग्राफ, ये क्या है, ट्रेजेक्ट्री है। हम अभी इसको एक्स वाई प्लेन पर ले रहे हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस का इसका क्या चीज होगी, डिस्टेंस इसकी लेंथ ए से बी तक की होगी ना लेंथ। तो इस ये y वर्सेस x है, इसे बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन पॉइंट में ही रहेगा उसी के अंदर, ठीक है। मोशन इन ए प्लेन है, ये प्लेन पर है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो पाथ होगा आपका ए बी का। ए बी का पाथ लेंथ समझ लें, पाथ लेंथ ऑफ ए बी डाल दे रहे, पाथ लेंथ ऑफ ए बी होगा। आप समझ गए होंगे ना बात को, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री है ये, यही लोकस है कि जैसे किस पाथ को फॉलो कर रहा है। हम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट इसको डायरेक्ट मिला दो ए से बी, समझ गए ना। तो ये जो पाथ होगी ये तो डिस्टेंस होगी और ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मोशन प्लेन का हुआ है। ये यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, ये ओरिजिन है, ठीक। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर ए बी होगा, और इसको आपको अच्छी तरह से मालूम है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होगा। समझ गए ना बात। ये अलग चीज है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अलग चीज है। क्वेश्चन जब आएगा तो आपको देखकर वर्क करना है। इनिशियल और फाइनल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। और इसी को डेल्टा आर भी लिख देते हैं कभी कभी, ए बी जो है ये डेल्टा आर, यही डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, दोनों में बहुत फर्क है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में जब आप कंटिन्यूअस आगे जाते हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम था ना, सेम। वहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड दे देगा वहाँ पर, लेकिन सब जगह अलग अलग है। रिटर्निंग होने लगी तो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी अलग हो गई, समझ गए ना। यहाँ तो बिल्कुल अलग होगी प्लेन पर, समझ गए ना, डिस्टेंस उसमें हमेशा ही अलग होगी, ठीक। इसलिए जब हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की स्टडी करते हैं तो इस बात की हम चेकिंग जरूर करते हैं कि कंटिन्यूअस फॉरवर्ड जा रहा है या रिटर्निंग है, क्योंकि रिटर्निंग होने में फिजिकल क्वांटिटी चेंज होने लगती है।
समझ गए होंगे बात को। हाँ, एक बात और आप समझ लें, जब मोशन कर्व में होता है या प्लेन पर होता है, आपने बना लिया ना ये, तो यहाँ एक पॉइंट पर ध्यान दें कि जैसे मान लो पार्टिकल ने जर्नी ए से स्टार्ट की और बी पर पहुंच गया, फिर सी पर पहुंचा, ए और बी पर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ए और सी में डिस्प्लेसमेंट ये होगा, अगर डी पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ डायरेक्शन ये है, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। ठीक, इसलिए हम इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम तो प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम प्लॉट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व होता है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसमें दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। बस वो केवल हो सकता है किसमें? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। समझ गए होंगे बात को। तो यहाँ पर ये बात नोट कर दें आप कि वी कैन नॉट प्लॉट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, वी कैन नॉट प्लॉट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर मोशन इन ए प्लेन, 2D हो या 3D हो। We cannot plot distance versus time curve for motion in a plane, but distance versus time can be plotted. But distance versus time can be plotted. क्यों नहीं कर सकते हैं? Because डायरेक्शन इज चेंजिंग, लिख दो, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर हर समय डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लिख दिया था ना तुम लोगों ने, डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एनी इंस्टेंट। ठीक है ना। अब ये शानी रोज देर से उठती थी क्या सो के? कितने बजे तक जगी हो रात में? हैं? कितने बजे सोई हो रात में? अभी नींद? हाँ, बस 2-4 दिन ये काम हो जाए फिर देखना, ठीक है। लेकिन जब स्कूल खुलेगा तब तो जाना है, अब तो आदत चेंज करनी पड़ेगी सुबह। हैं? हाँ, वैसे तो ठीक है यार, लेकिन ये है कि जो है वैसे आपको चेंज करना पड़ेगा। जो है ये है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म है सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का होता है स्पीड कांस्टेंट रहेगी। आगे पूरा चैप्टर है यूनिफॉर्म का, उसका मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो मान लो ये 3 मीटर है रेडियस। ठीक, ए टू बी सी, ये क्वेश्चन आपकी सभी बुक्स में एनसीईआरटी में, डाटा चेंज हो सकते हैं, सर्कुलर का सभी जगह दिया होता है। ठीक, तो जरा हम जानना चाहेंगे कि ए टू बी, इसका हम वो भी ले रहे हैं टोटल जो टाइम। चलो अभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कर रहे हैं कैलकुलेट। ए टू बी जर्नी में डिस्टेंस कितनी हुई? ए टू बी जर्नी बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छी तरह से ग्रेस्प करने वाली होती है। कितनी डिस्टेंस होगी ए टू बी? है हाँ, कितने पाई यार? हाफ तो नहीं हुआ है, यहाँ पर 1/4 जर्नी हुई है। हाँ ठीक कह रहे हो, टोटल 2πr होता है ना, तो 2πr/4। ठीक, तो 8, हाँ बिल्कुल ठीक बोला है, 2πr/4। 2πr की वैल्यू पुटअप कर दें 3/4, इसका मतलब 3π/2 मीटर डिस्टेंस होगी, हमने मीटर में लिया है।
ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। थ्री रूट टू। देखो, चलो हम बता दे रहे हैं, ये होगी डिस्प्लेसमेंट, समझ गए ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ए टू बी में ये है, और ये है, ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है ये इसका मैग्नीट्यूड है 3√2 मीटर। अब जरा वेक्टर में बताओ हम कैसे लिखेंगे, R1 का वेक्टर बताओ कितना है, 3i। R2 का वेक्टर बताएं, 3j। डेल्टा R बताएं, मतलब AB। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, 3j माइनस 3। अब जरा यहाँ ये एक्चुअली में ये विद वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए ना। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 3√2 आएगा, जो कि इसके इक्वल है। अरे बस ये वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो जब तक वो क्वेश्चन में ये ना लिखे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब तो सीधे ही है। लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो फिर कायदा में ये चलना चाहिए, इसमें आप मैग्नीट्यूड भी निकालें और डायरेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बोलो डिस्प्लेसमेंट का। देखो हम वेक्टर से माइनस भी करके दिखा दें तुम्हें। ये 3i फाइनल माइनस इनिशियल, ये 3i है, ये 3j है। तो किसको माइनस करेंगे, R1 को करेंगे ना। तो R1 को पलट दें, ये हो गया -R1। अब क्या करें, वेक्टर डायग्राम कंप्लीट करें। इधर लिख दे रहे 3j, ये बन गया आपका ये, और ये एंगल थीटा हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है यहाँ चेक करके बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट। जे पॉजिटिव, आई नेगेटिव। ये वेक्टर का डिफरेंस है, एक वेक्टर R2 है, दूसरा वेक्टर R1 है, उसका डिफरेंस है। आप यहाँ पर कायदा में टेन थीटा के साथ में आंसर, टेन थीटा 3/3 यानी 1 थीटा 45। आप इसको डायरेक्ट भी से कुछ भी लिखें, आप XY लिखें या क्या होगा ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, या नॉर्थ वेस्ट लिखें। बात समझ गए। ऐसे लिख दें 45 विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिख दें 135 एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो या जैसी सिचुएशन चल रही हो, डायरेक्शन नहीं है तो ईस्ट वेस्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप 135 ये लिख सकते हैं, 135 डिग्री फ्रॉम प्लस एक्स एक्सिस। समझ गए ना बात। आप अच्छी तरह से ये बात समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को प्लेन में और स्ट्रेट लाइन में दोनों अलग क्वांटिटी हैं, सेपरेट क्वांटिटी हैं, उनको आप जो हैं ये छोटे छोटे जो माइन्यूट पॉइंट हैं, ये फिजिक्स में होते होते ये बहुत ब्रॉड सिलेबस बनता है एक। इसमें आपकी माइंड की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन आता है तो जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का आया तो पहले चेक करें कि मोशन इन ए प्लेन है कि स्ट्रेट लाइन है, फिर चेक करें कि जर्नी फॉरवर्ड है कि रिटर्निंग है। नोट कर लिया।
इस पूरे फिनोमेना में आप एक बात समझ गए होंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस उसके ऑलवेज या तो इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी। यानी कि जो डिस्टेंस है, लिख लिया ना, ये यहाँ पर डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो क्या क्या बताएंगे? डिफरेंस, सिमिलरिटी, जो भी हो बता दें। ये बात समझ में आ गई ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग, चलो कोई बात नहीं, क्या डिफरेंस है दोनों में। हमें एक जरा एक पॉइंट और बता दें, फिर आते हैं इस पर। ये जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, जिससे कुछ गड़बड़ ना हो आगे, ये ए लिया था, ये बी लिया था, ये सी लिया था, ये 3 मीटर लिया था। यानी ए टू सी जर्नी में डिस्टेंस कितनी है? ए टू सी, ए से स्टार्ट किया, सी पर कितना है डिस्टेंस? पाई आर होगी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? आर की वैल्यू पुटअप कर लेंगे आप। डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैग्नीट्यूड बता दें। ए टू सी 6 मीटर, ठीक है ना, समझ गए ना। ये देखो, डिस्प्लेसमेंट का जब भी क्वेश्चन अराइज होता है तो फाइनल पॉइंट को इनिशियल से सीधे मिला दो, ठीक है ना। वेक्टर में होगा तो ये 3 आई, ये -3 आई, -6 आई होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ए टू डी पूछा जाए, यहाँ से आ रहा है इधर को, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये 3 पार्ट में हो जाएगा, डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट वही 3√2। सीधी सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट जब भी पूछा जाए तो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट मिला दें। अब जरा बता दो मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सभी आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना, बुक्स एग्जाम्पल वगैरह देखना, ठीक है ना, वो लगने लगेंगे आपसे। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? यूनिट दोनों की सेम है। और जरा फटाफट पॉइंट नोट करें। यहाँ पर लिखो डिस्टेंस, शार्ट में नोट करें, यहाँ लिखो डिस्प्लेसमेंट। यूनिट दोनों की मीटर है। डिस्टेंस में लिखो ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों। पहला मीटर लिखा, यूनिट दोनों की मीटर है। सिमिलरिटी लिख दी। और सबसे बड़ी चीज है स्केलर और वेक्टर। स्केलर, वेक्टर, नेक्स्ट लिखा है डिस्टेंस में नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम। नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट में कैन बी डिक्रीजेज, हो भी सकती है डिक्रीजेज, नहीं भी हो सकती है, कैन बी डिक्रीजेज। डिस्प्लेसमेंट कब हो सकता है आसानी डिक्रीजेज? रिटर्निंग है, वापस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें डिपेंड्स इन, सॉरी, ये उसमें लिखें डिस्टेंस में डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ, डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ एंड मे हैव मैनी वैल्यूज। एंड मे हैव मैनी वैल्यूज। इसका मीनिंग इनका ये हुआ कि जैसे मान लो आपका एक पॉइंट ए है, आपको बी पर जाना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, घूम के कहीं से भी जाए। डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिंगल वैल्यू। तो वहाँ पर लिख दें डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू, लिख दो ऐसे शॉर्ट में लिख दो, खाली पॉइंट हमें मालूम होने चाहिए। बाकी हमने आपको बता दिया है कि ये डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज
इंक्रीजेज होगी, ठीक है ना। देखो ये जो हम लोगों ने जैसे एक सर्किल का क्वेश्चन बनाया, इसमें अगर आप स्पीड निकालें तो टाइम को डिवाइड कर दें, स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस अपान, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगी। अगर आप ध्यान दें वेक्टर के साथ डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें तो वेक्टर के साथ वेलोसिटी आ जाएगी, और मैग्नीट्यूड अगर डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड निकल आएगा वेलोसिटी का। लेकिन आप एक बात ध्यान देना, हम लिखेंगे अभी स्पीड और वेलोसिटी, एक पॉइंट ध्यान दें इस बात पर कि मोशन इन ए प्लेन में स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग हैं क्वांटिटी, ठीक है, और उनके इक्वल होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। क्यों? डिस्टेंस बिल्कुल अलग चीज है, डिस्टेंस एकदम ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ये मालूम कब होते हैं इक्वल? बिल्कुल इंस्टेंट पर। देखो हम बताना चाह रहे तुम्हें कुछ समझना, ये क्या है? डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। कम करो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आओ, समझ रहे ना बात। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कंसाइड कर रहे हैं, समझ रहे ना। कर्व में हम इसको बात को ध्यान रखना में भी हमने, क्योंकि स्पीड आपने लिखा नहीं है, अभी हम लिखाएंगे, अब हेडिंग डालें आप, स्पीड, दोनों में कोई ज़्यादा वो नहीं है लेकिन अलग अलग हैं क्वांटिटी। स्पीड डालें हेडिंग, लिखे इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of actual distance covered, ratio of actual distance covered and the time taken by object, and the time taken by object। मेन डिफिनेशन तो लिख ही लें, टाइम टेकन बाई एक्चुअल पाथ अपॉन टाइम। देखा, तो इसमें हम कई टाइप से इसके वो सब डिवीज़न है, जैसे हम उनको बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड आपकी बुक में मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है। ऐसा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, कर्व में भी हो सकता है, भाई हो सकता है हम ऐसे जा रहे हैं 5 मीटर, कोई मतलब नहीं है, एक स्पीड से चलते जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में भी जा सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। देखो अगला यूनिफॉर्म स्पीड, शॉर्ट में लिख दो, पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल स्पीड का मतलब या तो मैग्नीट्यूड टाइम चेंज होगा इक्वल उसमें, या डिस्टेंस चेंज होगी। नेक्स्ट लिखा है वेरिएबल स्पीड, लिखा पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस वेरिएबल स्पीड, पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और unequal distance or unequal distance in equal interval of time।
समझ गए होंगे ना, डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम इंटरवल अनइक्वल कर दें या वो दोनों में चलेगा। नेक्स्ट लिखें आप एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड में जो है वो क्या है कि कभी जर्नी में ये हो सकता है कि आप कोई जर्नी कर रहे हैं और बीच में आपने 2 मिनट का स्टॉप कर दिया, फिर चलने लगे, तो एवरेज में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आप कंटिन्यूअस जा रहे हैं तो एवरेज स्पीड जो है आपकी जो जनरल स्पीड है यूनिफॉर्म उसके बराबर होगी, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो एवरेज स्पीड में डायरेक्ट फार्मूला लिख लें, स्पीड एवरेज लिख दीजिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। यही चीज़ एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, यानी डेल्टा हम एस से लिख देते हैं डिस्टेंस को, आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, वो एवरेज हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। जब एवरेज वेलोसिटी होगा तो फिर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी हो जाता है, समझ गए होंगे बात को, ठीक। नेक्स्ट लिखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, हम इसी को स्पीड भी बोलते हैं इन जनरल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखिए, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a given instant, at a given instant of time, at a given instant of time is called instantaneous speed. Is called instantaneous speed। लिखा, देखो अब आप समझें, आप जनरल में स्पीड को लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक। इसी को डेल्टा टी टेंस टू 0 करें और इसकी लिमिट ले लें, तो मैथ की लैंग्वेज में इसको लिखते हैं डी एस बाई डी टी, और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड आ जाएगी। आगे बात समझ में, आप समझ गए होंगे डिफरेंशिएशन का मतलब, यानी वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब जरा कुछ पॉइंट हमें ऐसे ही बता दें आप। जब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा और पार्टिकल कंटिन्यूअस जा रहा है आगे, ठीक है, तो वेलोसिटी मान लीजिए स्पीड कांस्टेंट है, ओके, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो वही उसकी स्पीड है, वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में खाली डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड स्पीड दे देगा, समझ गए ना। और इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज सेम है, क्योंकि एक ही स्पीड से जा रहा है। वो तो बदलेंगे कब, जब कम ज़्यादा, मान लो अभी 5 है, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, तो बदलेगा। आ रही बात समझ में, ठीक। किसी पर्टिकुलर मोशन, अगर मान लीजिए मोशन कर्व में है, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप स्पीड निकालेंगे, यहाँ वेलोसिटी हर समय चेंज हो रही है, ये ठीक है ना, हर समय चेंज, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन है, ये मोशन इन कर्व है, कर्व में जा रहा है, यानी प्लेन में। जैसे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हर समय चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है पार्टिकल, जैसे सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड स्पीड दे देगा, क्योंकि 5
मीटर पर सेकंड। आप डायरेक्शन और लगाएंगे और क्या लगाएंगे वेलोसिटी में, आप मैग्नीट्यूड निकालें तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो अभी स्पीड 5 है, फिर 6 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 8 हो गई, तो नहीं देगा, क्योंकि समझ गए ना बात ये। लेकिन पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आ जाएगी, एवरेज में नहीं। पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड विद डायरेक्शन है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 5 मीटर पर सेकंड है। समझ गए? इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। पक्का है ना? ठीक। एवरेज निकालने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एवरेज जब निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन। तो वेलोसिटी में ज़्यादा नहीं हमें नोट करना है, नीचे लिख दो वेलोसिटी और सीधे फार्मूला नोट कर लें। वेलोसिटी हेडिंग डालें, नीचे पहला फार्मूला लिखा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना? और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v लिखें, इसको हम देखिए ऐसे ही लिखेंगे, जरूरत नहीं है डेल्टा आर डेल्टा टी टेंस टू 0 लिमिट, और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ये बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी, एक ही बात, जैसे ये लिखा था। अब उसमें क्या किया, आर में वेक्टर लगा दो। अब वेलोसिटी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। समझ गए ना बात? वही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डी आर बाई डी टी बन जाएगा। नोट कर लिया ना? लिखिए कुछ पॉइंट और नोट कर लेनी चाहिए, एक दो। देखो, इफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, if motion along straight line without change in direction, if motion along straight line without change in direction, if motion along straight line without change in direction, then delta r magnitude is equal to डेल्टा आर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्ट आपको, अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, एक ही बात है। क्योंकि चेंज नहीं हो रहा ना, डायरेक्शन फॉरवर्ड जा रहा है ना, तो एक ही आएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इसलिए उसमें नहीं आएगी। लिखा, सेकंड पॉइंट लिखा है, इफ बॉडी कम्स बैक, इफ बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, if body comes back to its initial position, if body comes back to its initial position, then delta r0, delta v0, v एवरेज लिख लो, एवरेज में भी जीरो होगा एवरेज, लेकिन
अगर आप स्पीड देखेंगे टोटल तो नहीं जीरो होगी एवरेज, क्योंकि रिटर्निंग में डिस्टेंस तो चला ही है, ठीक है ना, वो जीरो नहीं होगा आपका। और ये बात आप समझ गए होंगे, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो उसमें आप उसका स्लोप निकाल लें, स्लोप निकालने से आपको वेलोसिटी और वो मिल जाएगा, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने के लिए, आप समझ गए होंगे ना, आपको स्लोप मालूम है कि उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जरा इसमें आप 2 पॉइंट हैं छोटे से और नोट करें आगे, और वो सर्कुलर मोशन वगैरह का आप कर लेंगे, उसमें आपने हमने बता दिया कि टाइम से डिवाइड करें तो आप उसको कैलकुलेट, हाँ एक पॉइंट नोट करना, लिखो देखो जरा, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर पर वेक्टर लगा देना, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल the displacement delta r is along the line of motion and the length delta s and the length delta r लिखना, and the length delta r equals the distance delta s traveled in that interval, traveled in that interval देखिए, अगर मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, इसमें जो डेल्टा आर होगा आपका, उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा एस दे देगा, क्योंकि एक ही लाइन में जा रहा है, ठीक है ना। कर्व पर ध्यान दें, कर्व के मोशन में अगर जर्नी है, ये डेल्टा एस है और ये डेल्टा आर है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा, बात समझ गए ना। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चेक करें, ये चीज़ हम इस्तेमाल करते जाएंगे और इस्तेमाल करते करते ये एक के ऊपर एक कंसाइड कर जाएगा, ठीक। कंसाइड करने का मतलब कि डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, या डी आर लिख दें जब स्मॉल है तो, डी आर का मैग्नीट्यूड डी एस के इक्वल हो जाएगा, आप समझ गए ना ये बात, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो इसलिए यहां पर अगर आप निकालेंगे वेलोसिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड ये स्पीड नहीं देगा एवरेज में, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर निकालेंगे, तो जो आपने जैसे थ्योरी में अभी लिखा है कि इंस्टेंटेनियस जो है, ये कर्व के लिए पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आप डी आर वाई डी टी निकालते हैं, ठीक है ना, और ये वेक्टर लगाते हैं, अगर हम डी आर वाई डी टी का मैग्नीट्यूड कर देंगे, सॉरी वी इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड, इसी को वी बोला जाता है, जनरल पूछे वेलोसिटी कितनी, मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, तो अगर मैग्नीट्यूड कर देंगे तो डी आर वाई डी टी का मैग्नीट्यूड होगा और ये डी एस अपॉन डी टी के इक्वल होगा और ये वी के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का जो है वो इक्वल हो जाएगा स्पीड के। बाकी कुछ चीज़ें जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है ना, आप उसी टाइम पर जो है वहाँ पर निकाल लेना, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी समझ गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। जर्नी में हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप सेपरेट करें, ये देखें कि स्ट्रेट लाइन मोशन है कि कर्व का ही चल रहा है, समझ गए ना। स्ट्रेट लाइन है तो रिटर्निंग है या नहीं है, इस चीज़ को आप जरूर वहाँ पर क्लियर करें, तभी वो चीज़ जो है वो क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, ठीक है ना।
क्लोज कर लें।